हेलो एल्केन्स मीन्स अगर मैं बात करूं इक्वल नंबर ऑफ, जैसे बात करूं हाइड्रोजन की, कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है। सबसे पहले समझेंगे कि कोई भी मेरे पास हाइड्रोकार्बन चेन है जिसके अंदर क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसी चेन जिसके अंदर कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। इन हैलोएल्केन्स equal number of hydrogens are replaced by equal number of halogen atom, that is known as haloalkanes। मतलब equal number of hydrogen are replaced with equal number of halide atoms, that is known as haloalkanes। अगर बात करूं मैं जैसे RCH2CH3, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इस हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उसके बदले में एक क्लोरीन एटम जोड़ दिया, तो हमारे पास स्पीसीज क्या बनेगी, RCH2CH2Cl। तो देखिए ये तो है हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, और ये क्या लग गया आपका हैलोजन। इसको X से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए बोला गया इसको हैलो एल्केन, दैट इज नोन एज हैलो एल्केन्स। यहाँ पे हैलो एरिन्स में भी ये हो सकता है। अगर हैलो एरिन्स की बात करें तो इसका मतलब हमें एरिन्स कंपाउंड लेना है। एरिन्स कंपाउंड ले लिया, कोई भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है ये भी एरिन्स, मतलब इसमें भी तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें भी तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और कोई भी X मतलब हैलाइड एटम जोड़ दें, तो हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनी, देख लीजिए। कहीं भी जो हाइड्रोजन हमने हटाया उसकी जगह पे क्या लगा दिया, X ग्रुप, यानी कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय हैलाइड एटम, दैट इज नोन एज हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स। यानी कि एरिन्स वर्ड बेंजीन की वजह से है, बेंजीन को क्या बोलेंगे, एरिन्स, यानी फिनाइल रिंग है हमारे पास, इस पर डायरेक्टली क्या लग गया हमारे पास, हैलोजन, तो हैलो एरिन्स हुआ। इस तरह के कंपाउंड्स जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगे, तो एक बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन था। अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। देखिए भैया क्लासिफिकेशन में किस तरह से पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन मीन्स दो तरह से क्लासिफाई करते हैं हम, एलिफैटिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनकी हम बात कर चुके थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि हैलोएल्केन्स ये एलिफैटिक हैं, जो कि हैलोएरिन्स की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हुए। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स के अंदर हैलोएल्केन्स हम इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज सबसे पहले बात करें एलिफैटिक में, यानी कि RCH2Cl, इस तरह के जो कंपाउंड्स है वो एलिफैटिक कंपाउंड है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के अंदर है। लेकिन इनका जो क्लासीफाई करेंगे फर्दर हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम से करते हैं। प्राइमरी भी हो सकता है डिग्री ऑफ कार्बन, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। यानी हैलोएल्केन्स अगर बनाएंगे तो हम प्राइमरी का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, सेकेंडरी का भी और टर्सरी का भी। तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे प्राइमरी के एग्जाम्पल लूँ मैं CH3CH2Cl, ठीक है, जिस ग्रुप पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे देखिए एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहले कार्बन की बात की थी, अब हैलाइड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन एटम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये प्राइमरी का एग्जाम्पल हो गया। सेकेंडरी का एग्जाम्पल ले लीजिए CH3CHCl
CH3। तो जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 से जुड़ा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया? सेकेंड डिग्री का। अब टर्सरी का एग्जाम्पल लें, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब CH3 Cl CH3 और एक CH3 में ऊपर लगा दूं, तो जिस पे हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आगे अपने एडजेसेंट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2 और 3। तो इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो गया? 3 डिग्री, यानी कि टर्सरी। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स की। ये एलिफैटिक कंपाउंड्स हैं। इसमें प्राइमरी का एग्जाम्पल हो गया, एक सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो गया और एक टर्सरी का एग्जाम्पल हो गया। थोड़ा सा और इनको आगे बढ़ाते हैं। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तो है, लेकिन उसमें भी हम पोजीशंस के अकॉर्डिंग और क्लासीफाई कर लेते हैं। देखिए, यानी इनका क्लासिफिकेशन बेसिकली किससे किया? हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी से किया। यानी कि जो क्लासीफाई किया हमने वो प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्सरी भी है। मैं कुछ एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ। तो हमने इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, देखो भी CH2 Cl, तो ये जो कंपाउंड्स है तो हमारे पास कौन सा? हेलो एल्केन्स। लेकिन अब इसमें देखिए एक कार्बन आगे नेक्स्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? प्राइमरी का। अगर इसी को मैं सेकेंडरी बनाना चाहूँ तो सेकेंडरी बना दीजिए, जो हाइड्रोजन थी उसको हटा दीजिए और 2 हैलोजन ग्रुप लगा दीजिए। तो अब ये क्या हो गया? सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो गया, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी। और देखिए इसी कंपाउंड के अंदर अगर मैंने इस कार्बन को हटा दिया और तीनों हाइड्रोजन को हटा के 3 हैलोजन लगा देता हूँ, तो अब ये एग्जाम्पल किसका हो गया? टर्सरी का। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इस तरह से भी बना सकते हैं। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, एलाइलिक कंपाउंड बोला जाएगा इसको। क्या बोला जाएगा? एलाइलिक। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर लगा हुआ कार्बन है जिस पे क्या लगा हुआ है? हैलोजन। तो ये जो पोजीशन बोली जाती है ना, इसको एलाइलिक बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो कार्बन आगे नेक्स्ट एक ही कार्बन से लगा हुआ होगा। तो इसलिए ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया? प्राइमरी का। सेकेंडरी का एग्जाम्पल अगर बनाना चाहें तो सेकेंडरी का एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैं यहाँ कोई भी R ग्रुप या CH3 ग्रुप लगा दूँ, इस पर हैलोजन लगा दूँ, तो अब ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया? सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से टर्सरी का एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप बांध दिया, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप बांध दिया और हैलोजन हमारे पास है ही, क्लोरीन। तो ये फर्दर कार्बन एटम कितने डिग्री का हो गया? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन जिस पे हैलोजन भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया? ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। देखो बेसिकली अभी आपको क्या बताया गया है कि जो एलिफैटिक है वो हमारे पास प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो गई। अब बात करते हैं कि आपके पास एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक में भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो हमारे पास न्यूक्लियर और दूसरा हमारे पास साइड चेन। इनके एग्जाम्पल देखिए, यानी कि न्यूक्लियर कंपाउंड्स, न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड्स। न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड्स इसको बोलेंगे इफ हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। अगर हम हैलोजन की बात करें यानी कि X ग्रुप की बात करें, तो वो X ग्रुप हमें डायरेक्टली किससे अटैच मिलेगा? एरोमेटिक सिस्टम से। तो इसका मतलब दैट इज डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक सिस्टम। तो एरोमेटिक में हमने बात कर चुके थे कि बेंजीन के अपने पास एरोमेटिक। तो हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द aromatic compounds, aromatic system that is known as nuclear halogen compounds, like as chlorobenzene, like as bromobenzene, like as फ्लोरोबेंजीन। मीन्स अगर हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है किसी भी एरोमेटिक सिस्टम से
तो ऐसे केसेस में हम बात कर सकते हैं किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, यानी एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, यानी कि हैलोएरिन्स का केस हो गए, सारे किसके केस हो गए, हैलोएरिन्स की। और इसी में दूसरी बात करें तो ये अपना होता है साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स, साइड चेन हैलोजन एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी होंगे कौन से, एरोमेटिक ही होंगे, लेकिन कौन से होंगे भैया, साइड चेन होंगे। तो इसका थोड़ा सा एग्जांपल और समझते हैं अच्छे से। साइड चेन का मतलब क्या हुआ, देखिए साइड चेन का मतलब है कि जो बेंजीन रिंग है वो हमारी हाइड्रोकार्बन से जुड़ी हुई होगी और उस हाइड्रोकार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी कि ये तो हमारे पास हो गया बेंजीन रिंग, इस पे लगा दी हमने साइड चेन। तो साइड चेन में हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो सबसे पहले टोलुइन का एग्जाम्पल लेते हैं, नाम है इसका टोलुइन। तो इसमें एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और उसकी जगह पे एक हैलोजन एटम ले आऊं। सेकेंड एग्जाम्पल, दोनों हाइड्रोजन को हटा दूं, ठीक है, और दो हैलोजन ले आऊं, इस हाइड्रोजन को भी हटा दिया तीसरे वाले को, तो यहाँ पे तीन हैलोजन ले आऊं। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, एरोमेटिक के एग्जांपल्स हो गए। लेकिन इसको क्या बोला जाता है, इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, बेंजाइल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़ा केस इंपॉर्टेंट होता है बेंजाइल का, ठीक है ना। तो इसका नाम भी क्या बोला जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। और ये जो पोजीशन बनाई मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन है, तो आप लोग इस पोजीशन को क्या बोलोगे, बेंजाइल बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, बेंजल। क्या बोलोगे, बेंजल, ठीक है। और इसको बोलोगे आप, इस पोजीशन को बोलोगे बेंजो। तो इसका कॉमन नेम देखिए क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये आईपीएससी नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। तो इस पोजीशन को बोला जाता है बेंजाइल, इसको बोला जाएगा बेंजल। तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, क्लोरीन जोड़ दिया, तो इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा, बेंजो। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो साइड चेन है, जो साइड चेन है मतलब बेंजीन रिंग डायरेक्टली हैलोजन से अटैच नहीं है, ये किससे अटैच हो रही है, ये किसी न किसी हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच हो रही है, और जिस पर हैलोजन लगे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स। और हैलोजन कंपाउंड्स भी कैसे हमारे पास यहाँ पे, ये एरोमेटिक सिस्टम को इंडिकेट करते हैं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो और पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है इसका। क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे क्लासिफाई किस तरह से करेंगे। देखिए भाई, अगर मैं sp3, sp2 और sp कंपाउंड्स की बात करूं तो क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी बोलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके लिए हमने वही फर्दर तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहले बात करें sp3 कार्बन, और जिसपे क्या होगा, हैलोजन जुड़ा होगा, यानी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हो सकता है आपका sp2 कार्बन एटम आए जिसपे हैलोजन जुड़ा हुआ है, या फिर हो सकता है आपका sp कार्बन आए और जिसपे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो क्लासिफाई करेंगे वो तीन तरह से करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे फर्दर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स आर क्लासिफाइड बाय द sp3, sp2 और sp कार्बन एटम, यानी जो हैलोजन है उसके रेस्पेक्ट में हम कार्बन एटम को देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए इसमें एग्जांपल आपने खूब पढ़े, CH3, CH2 और मैं हैलोजन इस तरह से लगा देता हूँ। तो हमारे पास क्या नाम हो गया इसका कि भैया हैलो एल्केन्स है, इथाइल क्लोराइड का एग्जांपल हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कैसे चेक किया आपने, CH3
CH और Cl। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, 4 बॉन्ड बने हुए, तो 4 के लिए हमने x की वैल्यू क्या रखी हुई थी, sp3। तो इसका मतलब एक तरह का ये प्राइमरी भी हो गया, प्राइमरी का कंपाउंड भी हो गया और sp3 भी हो गया। तो हमारे पास ये sp3 के एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, CH3, CH2, CH2 और चेंज कर लीजिए इनमें। तो ये एग्जांपल भी कौन सा है, sp3 का, यानी कार्बन एटम क्या है, sp3 हाइब्रिड है। कुछ और कॉमन एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपका सेकेंडरी भी बना सकते हो, टर्सरी भी बना सकते हो भैया। sp2 मीन्स कार्बन एटम का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, CH और यहाँ पे लगा दिया मैंने हैलोजन। तो अब इसका देखिए ये जो पोजीशन बोली जाती है, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे विनाइल। तो इसको बोला गया विनाइल क्लोराइड, यानी विनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकाल के देखेंगे, डबल बॉन्ड है तो 1 कैलकुलेट करेंगे, इसको भी 1 कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन के साथ भी है तो 1 कैलकुलेट। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2, ठीक है। कुछ इस तरह के कंपाउंड्स में भी हम देख सकते हैं। तो ये भी कंपाउंड कैसा हो गया, sp2, ये मैंने खूब आपको पढ़ा भी रखा है। sp2 का एग्जाम्पल हो गया। sp का एग्जाम्पल देखिए कि भैया ट्रिपल बॉन्ड है जिसपे हैलोजन लगा हुआ है, तो बना दीजिए भैया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ हैलोजन को जोड़ दीजिए। तो जिस पे जुड़ा हुआ है वो कौन सा हो गया, sp, यानी कि हेलो एल्केन्स, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ये भैया हाइब्रिडेशन के बेस पे भी बात करते हैं हम। तो ये देखिए हेलो एरिन्स के अंदर इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। इसका मतलब sp2 बेंजीन के साथ हैलोजन लगा हुआ है, तो इसमें ये जो कार्बन एटम है ये कौन सा कहलाएगा आपका, 1 2 3 के लिए क्या हो गया, sp2, ठीक है, हाइब्रिड के साथ। और एग्जांपल्स की अगर बात करना चाहें तो भी कर सकते हो, इनमें छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, जैसे कुछ मैंने इस तरह का लिख दिया, उसके बाद इस तरह का बना दिया Cl, तो ये अपने पास कौन सा हो गया, sp3। पहले भी बात कर चुके हैं, आप लोग फाइंड आउट करना ये sp3 कैसे बनता है। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कार्बन के हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, sp3, sp2 और sp। ये जो विनाइल हैलाइड कंपाउंड है ऐसे केसेस में माना जाएगा कैसा होता है, ये अनस्टेबल। और एक कंपाउंड इसमें देखिए एलाइलिक पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके बाद एक कार्बन है और उसके साथ हैलोजन है, तो ऐसी पोजीशन को क्या बोला जाएगा, एलाइलिक। ये विनाइल, ये एलाइल। तो एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे इसको। एग्जांपल लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे क्या है CH2 और उस पर क्या लगा हुआ है, हैलोजन, जैसे क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया अपने पास, एलाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक कर लो, क्या आ रहा है आपका sp3। तो इसका मतलब बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन से बात कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर की बात कर लेता हूं अब मैं। नोमेनक्लेचर, सबसे पहले कुछ भी एग्जांपल्स जैसे लिखा हुआ है CH3, CH2, Cl, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हैलोजन की साइड से 1 और 2। तो इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड है, तो इसका मतलब किस पे लगा हुआ है, 1 क्लोरो पे लगा हुआ है, 1 नंबर पोजीशन पे 1 क्लोरो इथेन। अगर एग्जांपल चेंज कर लूँ मैं इस तरह से, CH3, CH2, Cl और इस तरह से लिख लिया अभी, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आप लोग सेलेक्ट करोगे, नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, 2 नंबर पे क्या लगे हुए, मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है, 3, तो इसका नाम लिखा प्रोपेन। तो क्या लिखोगे, प्रोपेन। और भी एग्जांपल आगे चलते हैं, देखते हैं। मैंने इस तरह का कंपाउंड लिख दिया Cl, तो देखिए यहाँ पे साइक्लिक वर्ड आएगा,
ठीक है ना, हम जो पढ़ चुके हैं साइक्लिक, यानी वर्ड रूट से पहले क्या लगाना पड़ता है हमें, साइक्लिक। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से नोमेनक्लेचर में देखिए, अगर मैंने यहाँ इस तरह से हैलोजन लगा रखा है तो इसमें नंबरिंग देखिए, इधर तो एक नंबर पे क्या है सबस्टिट्यूएंट और एक है डबल बॉन्ड। तो आप लोग इसमें आप लोग क्या देखते हो ऑर्डर के अंदर, फंक्शनल ग्रुप देखते हो, उसके बाद आप मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद देखते हो भैया सबस्टिट्यूएंट, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, एक तो सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है और दूसरा मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हमें नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, मल्टीपल बॉन्ड से, यानी कि हम डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड अगर इक्वल पोजीशन पे आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो हमें नंबरिंग किधर से करनी पड़ती है, डबल बॉन्ड से शुरू करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए इन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, आइन किसके रेस्पेक्ट में, ट्रिपल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ गया तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर लेके आते हैं। अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू कर देंगे अगर पोजीशन अलग अलग हुई तो। लेकिन अगर पोजीशन एक हुई तो हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे केसेज में देखिए डबल बॉन्ड 1 2 3 4 हो गया अपने पास। तो क्या लगा हुआ भाई, सबस्टिट्यूएंट, तो इसका मतलब 4 क्लोरो, उसके बाद कितने, 1 2 3 4 ब्यूट, 4 क्लोरो ब्यूट, इन और आइन, तो ब्यूट 1 इन और कितने भाई 3 आइन। लेकिन आइन हो गया तो इन का ई ड्रॉप हो जाएगा, तो नाम हो गया आपका 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन 3 आइन। IUPAC के अकॉर्डिंग इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करोगे। देखो और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको ये भी आने लग जाएंगे भैया नोमेनक्लेचर में। कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं। एरोमेटिक के केस में देखिए CH2Cl, अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हैलोजन तो फ्लोरो, डायरेक्ट जुड़ा हुआ न्यूक्लियर हैलोजन का केस हो जाता है। लेकिन हमारे पास साइड चेन पे जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है एज ए सबस्टिट्यूएंट ट्रीट करवाएंगे एज ए सबस्टिट्यूएंट। तो इसको बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाएगा, फिनाइल। इसको इस तरह से समझिए आप लोग, CH2Cl और इस पर क्या लगा हुआ है, छोटी सी बेंजीन रिंग लगी हुई PH, यानी फिनाइल बोला जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 1 फिनाइल और मीथेन, ये नाम इस तरह से लिखोगे। दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको, यानी कि फिनाइल रिंग के साथ इस तरह से दे दिया CH2Cl। तो जो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होगी वो कौन सी मानी जाती है भैया, ये मानी जाती है, ये फिनाइल रिंग मानी जाएगी 1 और 2। तो इसके रेस्पेक्ट में नाम क्या हो गया, 2 फिनाइल 1 क्लोरो पहले आएगा। देखिए 1 क्लोरो 2 फिनाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना है। 1 क्लोरो 2 फिनाइल, कितने 2, तो इसके लिए इथेन। 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2Cl, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2Cl। तो हमें नंबरिंग देखिए इधर किस साइड में करनी है। एक डबल बॉन्ड का केस ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ठीक है भाई, इन वाले केस हो गए। तो ऐसे केसेज में देखिए नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, इस नंबर से शुरू करोगे, CH आएगा यहाँ पे 1 2 3, इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे 1
2 3 4। इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे, डबल बॉन्ड से या सब्स्टिट्यूएंट से, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी डबल बॉन्ड से 1 2 3। तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट को भी 1 नंबर मिल रहा है। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है, हाइड्रोजन नहीं आएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड को भी 2 नंबर मिल रहा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर मिल रहा है। तो हमें नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है और इसमें नंबरिंग ये शुरू कर दी। तो इसका अगर नाम लिखें तो अपने पास क्या हो गया, 3 क्लोरो प्रोप, कितने पे है अभी 1 इन, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। बेसिकली इस तरह से क्या हो गया आपका, ये नोमेनक्लेचर हो गया। यहाँ तक बिल्कुल एक जनरल इंट्रोडक्शन है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन द हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स। we have studied, we have discussed about the basic concepts. Now we are going to method of preparations related to concept. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो मेथड प्रिपरेशंस के हैं उनकी बात करेंगे। और उससे भी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। देखिए हैलो एल्केन्स यानी कि हैलोजन ग्रुप हैं, वो किसी न किसी वर्ड रूट के साथ है। हैलोजन यानी कि हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। और कार्बन हैलोजन बॉन्ड, तो सबसे पहले बात करें भी कार्बन हैलोजन बॉन्ड, अगर मैं बात करूं भी RX हैलो एल्केन्स के अंदर, हैलो एल्केन्स के अंदर बात कर रहा हूं RX की, इसकी नेचर किस तरह की होगी। तो सबसे पहले देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझता हूं कि कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है जिस पर हैलोजन लगा हुआ है और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है अभी 2.5 होती है, जबकि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ जैसे क्लोरीन का ले लूँ, फ्लोरीन का ले लूँ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देखिए कम हो रही है। अब हमने पढ़ा था भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट का मतलब क्या है, बात कर रहा हूँ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो एटम बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, हैलोजन की तरफ। तो इसलिए हम क्या बता रहे होते हैं इसको भी, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जब कहाँ से, कार्बन से और हैलोजन की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट किसकी तरफ हो गई, हैलोजन की तरफ। और ये स्प्लिट होगा तो इसके लिए साइन देते हैं हम, इधर तो नेगेटिव साइन और इधर पॉजिटिव साइन। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचर कैसी हुई इसकी, पोलर। कार्बन हैलोजन बॉन्ड किस नेचर का हुआ, तो ये पोलर नेचर का हुआ। इसका मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड किस तरह का है, एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कैसा है, पुअर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसलिए डेल पॉजिटिव साइन, डेल नेगेटिव साइन, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है भैया, वीक कोवेलेंट बॉन्ड है, पुअर कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, हैलोजन की तरफ। इसलिए हमने क्या बता दिया कि भाई नेचर क्या है इसकी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड की जो नेचर है वो कैसी होगी, पोलर होगी। तो सबसे पहले कंसेप्ट हमारा यही आता है, जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, ठीक है, इसकी नेचर कैसी होती है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कार्बन हैलोजन बॉन्ड की नेचर किस तरह की होती है, पोलर होती है। अब बात करते हैं, तो हमारे पास जैसे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, कार्बन के साथ आयोडीन लगा दिया, बाकी वैलेंसीज को पूरा कर दीजिए। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, यानी कि R ग्रुप CH3 मान लें, यानी फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अब इसमें जो पहला फैक्टर आएगा वो डायपोल मूवमेंट का आता है, डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास हैलो एल्केन्स हैं जिसमें हैलोजन ले लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
तो इनमें से किस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने एक छोटा सा डिस्कस कर चुके कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट भी तो ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई। लेकिन इन केस में हमारा जो आंसर आता है वो डायपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में किस तरह का आंसर आएगा, यानी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल फ्लोरीन वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मैं बोल सकता हूँ भी CH3F इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसके बाद CH3Br इसका डायपोल मोमेंट, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी कम है, तो हमने कहा भी CH3I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन एक केस बन गया हमारा CH3Cl, तो इसका जो डायपोल मोमेंट आता है वो रिजल्टेंट ज़्यादा आता है, CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा आता है किससे, CH3F से, और हमारा ऑर्डर हो जाता है ये। इस बात को एक्सप्लेन कर लेते हैं। भैया होना तो किसका चाहिए था ज़्यादा, फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स का, लेकिन हो ज़्यादा किसका गया, क्लोरीन वाले कंपाउंड्स का। तो इस बात को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो देखिए। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो आप लोग इस तरह से समझिए कि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉल, और हमारे पास जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक साइज है लार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब फ्लोरीन खींचेगा तो जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो फ्लोरीन के अंदर कंप्लीटली एक्यूमुलेट नहीं होती, क्योंकि इसका साइज क्या है, स्मॉल है, साइज क्या है, स्मॉल। सो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कैन नॉट एक्यूमुलेट कंप्लीटली इन द फ्लोरीन एटम, whereas the size of the chlorine atom is larger than the fluorine atom, and hence the negative charge density is easily accumulate in the chlorine atom। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्लोरीन एटम का साइज बड़ा होने की वजह से इजीली उसके अंदर आ जाती है, इजीली उसके अंदर समा जाती है, यानी कि एक्यूमुलेट हो जाती है। ये कुछ इस तरह का एग्जाम्पल हो गया, एक कप चाय का है, एक जग में डाल दिया तो चाय जग में तो आ गई, लेकिन एक जग चाय है, एक कप के अंदर भरे तो कप तो भर गया, बाकी का वेस्ट हो गई चाय। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो गया, एक तरह का वेस्ट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर ही रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक्यूमुलेट नहीं होगी कंप्लीटली। इस वजह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन का डायपोल मोमेंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, रिमेंबर ऑलवेज, किससे, फ्लोरीन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व होता है आपका। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आगे अपने पास ये तो डायपोल मोमेंट, सेकंड फैक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ। कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ में ज़्यादा होगा भाई, कौन सा बॉन्ड स्ट्रेंथ में ज़्यादा होगा। हमें पता है कि जब ऊपर से नीचे आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो एटॉमिक साइज किसका बड़ा है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियई इंक्रीजेज। तो इसका मतलब एटॉमिक रेडियई किसका लार्ज है, एटॉमिक रेडियई किसका लार्ज है, आयोडीन वाले का। तो आयोडीन वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, आयोडीन वाले बॉन्ड को हम बहुत कम अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करेंगे और वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है एल्काइल आयोडाइड वाला, इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ी, तो इसका स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि भैया बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, बोलो, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, यानी कमजोर बॉन्ड हो गया। तो सबसे पहले आयोडीन टूटेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो इसका ऑर्डर आपका एज यूजुअल रहने वाला है, यानी CH3Cl वाला जो बॉन्ड है, सॉरी आयोडीन का, वो इजीली ब्रेक हो जाता है। उसके बाद CH3Br, उसके बाद CH3Cl और उसके बाद CH3F फ्लोरीन का। क्यों, क्योंकि भैया साइज पर डिपेंड करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसी वजह से जो हम रिएक्टिविटी देखेंगे, इसी वजह से जो रिएक्टिविटी देखेंगे इन कंपाउंड्स के अंदर, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी किससे, ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्लोराइड से, और फिर फ्लोराइड। इसका मतलब फ्लोराइड को हम यहाँ पे रिएक्शंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका एक रीजन होता है कि फ्लोरीन के साथ जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो फ्लोरीन एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है, जरा सा टेम्परेचर बढ़ाना और ये बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड होती है, मतलब तेज़ी से
ब्लास्ट होता है, इस वजह से डरते भी है फ्लोरीन से। तो इसका मतलब जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो मोस्टली किसके कंपैरिजन में देखते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि इजीली रिएक्शंस हो जाती हैं। फ्लोरीन में बताया कि फ्लोरीन अगर हम बात करें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ही फ्लोरीन क्या होता है, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे फ्लोरीन को इंक्लूड हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक की बात हुई है। आगे इसमें बात करते हैं फर्दर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। पहला कंसेप्ट आपका ये है, भी क्लियर है। सेकंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस of haloalkanes, method of preparations of haloalkanes। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैलोएल्केन्स की, यानी हैलोएल्केन्स का प्रिपरेशन किससे करते हैं। तो आज एक मेथड लेते हैं सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से किस तरह से हमें हैलोएल्केन्स का फॉर्मेशन करना है, देखिए सीखते हैं इसको भी। तो अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल को लिखा जाता है ROH, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप है हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, ठीक है। इसकी हमें रिएक्शन करनी है अभी, तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, हैलोजन एसिड के साथ करवा लीजिए, HCl, ठीक है। और इससे मैंने बोल दिया कि जो हमारे पास एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो जाती हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएक्शन होंगी वो कौन सी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो जनरली क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गए, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट कर दूं और क्या बन गया, RCl मिल गया। क्या मिल गया, RCl, यानी कि क्या मिल गया हमें, हेलो एल्केन मिल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स आपके एलिमिनेट हो जाते हैं इन रिएक्शंस के अंदर। अभी सीखते हैं भाई कि कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और उसके बाद अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेके CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवा रहा होता हूँ तो हमें आंसर देना पड़ता है कि फॉर्मेशन किसका हो गया, CH3 CH2 और Cl प्लस H2, यानी कि क्या लिया, इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल क्या बन गया, क्लोरो इथेन। एक जनरल कंपाउंड्स लिया। हमें सिर्फ एक बात समझनी है अभी कि भी अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन में अगर हैलोजन एसिड के साथ करवा रहा होता हूँ, हैलोजन एसिड के साथ गैसेस फेज में, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, हैलोएल्केन्स बने। लेकिन ये हैलोएल्केन्स बनेंगे कैसे, इसकी मैकेनिज्म को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, किस तरह से भी हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनके साथ ट्रीट करेंगे अल्कोहल की और हमें क्या फॉर्मेशन मिलती है, हैलो एल्केन्स। तो इसकी मैकेनिज्म देखिए सबसे पहले। मैकेनिज्म यानी कि सबसे पहले क्या होता है, ROH एल्कोहल है तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पे, और यहाँ से देखिए एसिड है अपने पास HCl, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं H+ की बात कर लूँ अभी तो H+ क्या हो गया, एक तरह का कैटायनिक स्पीसीज होगी। तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कौन करेगा भैया, प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना, ये बन गया ROH और H। तो इसका मतलब लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या है काम में, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पॉजिटिव चार्ज। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, एल्कोहल पे क्या लग गया, प्रोटोनेटेड। ये आपकी फर्स्ट स्टेप है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड एल्कोहल। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे पास प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, ROH पॉजिटिव चार्ज मेंटेन, अभी इस पे बैक साइड से अटैक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हमने क्या लिया था HCl, तो HCl में H+ और Cl नेगेटिव।
तो न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब वो डोनर स्पीशीज है। तो अटैकिंग स्पीशीज कौन सी हो गई हमारे पास, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे ये जनरेशन हो गई है, किसका होगा, कार्बोकैटायन का। बात करेंगे इसकी भी, यानी बैक साइड से अटैक हुआ, इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है भैया, RCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो अपना है ये बन गया हेलो एल्केन। इस तरह से ये जो मैकेनिज्म है इसका फॉर्मेशन होगा हेलो एल्केन्स का। हम ये जो मैकेनिज्म देख रहे होते हैं इसके अकॉर्डिंग आपके क्या बनते हैं भाई, कंपाउंड्स बनते हैं। एक बार आप लोग इसको देखोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे, आगे और चलते हैं इसमें। देखो हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन तो हो गया एल्कोहलिक प्रिपरेशन से, मतलब सॉरी अल्कोहल से हमने HCl की रिएक्शन करवा ली। लेकिन ये बात हम ग्रोथ प्रोसेस में और अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे अल्कोहल के बारे में देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। हमने क्योंकि बात देखी अल्कोहल का एग्जाम्पल लिया है और अल्कोहल से क्या बना रहे हैं अभी, हेलो एल्केन से बना रहे हैं। तो अल्कोहल की भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं। क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल में कि कौन सी रिएक्शन तेजी से होगी। और हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी देख लेते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि फ्रॉम अल्कोहल में इधर तो क्या लिया हमने अल्कोहल और इधर क्या लिया हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड, और उधर क्या बन रहा है हेलो एल्केन और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गई। तो अल्कोहल के बारे में देखिए, अल्कोहल भी हमारे पास 3 तरह का हो सकता है अभी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। हैलोजन एसिड में पता ही हमारे पास एसिड का एग्जाम्पल हो गया HCl, HBr, HI। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के रेस्पेक्ट में देखिए, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो OH ग्रुप, ठीक है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, आगे CH3OH एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी। सेकंड डिग्री में बात करूंगा तो सेकंड डिग्री में OH ग्रुप फर्दर CH से जुड़ा हुआ है जो कि आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड डिग्री का हो गया। और टर्सरी का मतलब हुआ 3 डिग्री अल्कोहल। तो OH ग्रुप है ये देखिए टर्सरी से जुड़ा हुआ है, मतलब जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा प्राइमरी का एग्जाम्पल हो गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया और ये टर्सरी का एग्जाम्पल हो गया। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्सरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल होता है। देखिए टर्सरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इसमें देखिए जो कार्बोकैटायन है वो भी तो 3 डिग्री है, तो कार्बोकैटायन है उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए 3 +I इफेक्ट लगे हुए हैं, +I इफेक्ट लगे हुए हैं, इस पर 2 +I इफेक्ट लगे हुए हैं और इस पर एक ही +I इफेक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में दिया जाता है। ये बात हम आगे भी सीखेंगे, अभी थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। लेकिन हैलोजन एसिड HI, HBr, HCl और HF, तो इसमें सबसे तेजी से रिएक्शन में कौन सा जाएगा, जैसे अभी बात कर चुके, हमें पता है भी आयोडीन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है ब्रोमाइड वाले से, क्लोराइड वाले से, और लेस रिएक्टिव मानेंगे फ्लोरीन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ जल्दी ब्रेक होगा, आयोडीन जल्दी ब्रेक होगा। इसी वजह से आयोडीन का कंपाउंड रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा बजाय किसके, ब्रोमीन और क्लोरीन के। इसीलिए हम प्रीफर करते हैं कि भैया आयोडीन कंपाउंड से रिएक्शन करवा दी, हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवा दी और ये इजीली रिएक्शन के अंदर चला जाता है। तो इसी केस को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे मैकेनिज्म हमने कर ली, अब एक ग्रोथ प्रोसेस है उसमें और देखते हैं बाकी किस तरह से अल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे। देखिए अल्कोहल यहाँ पे बताया आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में सबसे ज़्यादा किसका होगा,
टर्सरी का होगा भी। अब कुछ एग्जाम्पल केस सोल्व करते हैं, यानी एक तरह का एग्जाम्पल हो गया, या फिर बोल सकते हैं बाय ग्रोस प्रोसेस। इसमें होगा क्या, एल्कोहल लिया भी आपने, प्राइमरी एल्कोहल बना लेते हैं, एग्जाम्पल CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने HCl गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है उसके अंदर, जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस। तो हमें वही फॉर्मेशन करना है कि हमने फॉर्मेशन करना है भैया CH3 CH2 Cl + H2O, हेलो एल्केन बन गया, यानी कि इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, या फिर 1 क्लोरो इथेन, IUPAC नेम लिखे तो। ये कब लिया, जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया। ठीक है भाई, प्राइमरी अल्कोहल में बता चुका हूँ। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी सेम केस होगा, सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH CH3OH सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसकी रिएक्शन भी हम HCl के साथ करवाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ। तो सेम वर्क है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करवाया और हमें CH3 CH Cl CH3 यहाँ पे मिल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। मतलब नंबरिंग दूँ तो 1 2 और 3, क्या मिला, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन मिल गया भाई। किससे, 2 मतलब 1 2 3, क्या नाम है, प्रोपेनोल और प्रोपेन 2 ऑल से, प्रोपेन 2 ऑल से हमने बना लिया 2 क्लोरो प्रोपेन। तो यहाँ तक तो देखिए सिंपल सी बात है, बिल्कुल सीधा हो गया। ठीक है ना, देखिए प्राइमरी अल्कोहल का केस लिया था मैंने, सेकेंडरी का केस लिया था, नहीं अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ हो रही है, लेकिन ये काम किस में बोला जाएगा, बाय द ग्रोस प्रोसेस। लेकिन अगर मैं टर्सरी अल्कोहल लेता हूँ तो वहाँ पे ग्रोस प्रोसेस अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसी का एग्जाम्पल देखते हैं, ये याद रखेंगे भाई। यहाँ तो मैंने क्या लिया, जिंक क्लोराइड, लेकिन मैं अगर टर्सरी का कोई केस ले लेता हूँ तो वहाँ पे जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। तो आपको बताना है ऐसा क्यों हुआ। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ टर्सरी अल्कोहल का। अगर टर्सरी अल्कोहल भी इस तरह से रिएक्शन में जाए, HCl के साथ रिएक्शन करे, तो ये डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे हमें जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तुरंत रिएक्शन कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड के अंदर, यानी कि 3 डिग्री हो गया। तो इसको मैं बोल देता हूँ ब्यूटाइल 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन गया ये। तो इसमें देखिए जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ ऐसा, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हो रही। देखिए जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2nd डिग्री अल्कोहल से और प्राइमरी अल्कोहल से। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगी। अब ये जो जिंक क्लोराइड है ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे जिंक क्लोराइड ग्रो प्रोसेस में किसका काम करता है। जिंक क्लोराइड एक तरह का लेविस एसिड है, लेविस एसिड है, और काम क्या करता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। देखिए ग्रो प्रोसेस में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ही हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे हम कभी भी टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, यानी आंसर तो मिल गया हमें, लेकिन जब ग्रो प्रोसेस की बात करेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए अप्लाई होगा, जबकि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का यूज़ नहीं करेंगे। कहाँ, टर्सरी अल्कोहल में। क्योंकि नहीं करेंगे, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से बहुत तेज़ी से रिएक्शन में जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जिंक क्लोराइड का काम क्या था, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी में कैटलिस्ट का काम करेगा,
नेचर के अंदर लेविस एसिड हो गया और दूसरा इसका काम है कार्बन हैलोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, इस वजह से हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में यूज किया गया, क्योंकि वहाँ पे लेस रिएक्टिव हो जाता है, टर्सरी में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा।